अगर दुनिया में कोई भी दो मासेस हैं, दुनिया के पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो मासेस है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। कैसे कर रहे हैं? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब भी अपने पास कोई भी दो मासेस होते हैं, जैसे मर्जी मास हो, पॉइंट मास हो ना हो, जब भी आप उनका फोर्स की वैल्यू लिखोगे तो उसमें जी का फैक्टर जरूर आएगा। जब सोनम नहीं थी तो निब्बा किससे अट्रैक्ट था? निब्बे से। किससे? एफ फोर्स। लेकिन जब सोनम आ गई है तो सोनम के साथ भी वो अट्रैक्ट हो गया एफ डैश फोर्स से। मास हम लोग मानते हैं कंसंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ मास, लेकिन बेटा इस मास से हर छोटे छोटे मास की दूरी देखो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है पवन और आज मैं सभी का स्वागत करता हूं इस रफ्तार सीरीज के एक और धमाकेदार और अमेजिंग से चैप्टर में, जो कि है अपने पास ग्रेविटेशन। बच्चों आज हम लोग ग्रेविटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 1 है, तो इसका मतलब हम लोगों ने रोटेशन खत्म कर दिया है। बिल्कुल 10th लेक्चर, लास्ट लेक्चर था अपने पास, रोटेशन अपना खत्म हो चुका है। और यहीं पर अपना मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स के बेटा 2 पार्ट हैं, मैकेनिक्स 1 मैकेनिक्स 2, दोनों पार्ट हम लोगों ने करने हैं। ठीक है ना, एक पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है मैकेनिक्स 1 वाला। मैकेनिक्स 1 में क्या था? काइनेमेटिक्स था, डायनेमिक्स जो कि आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जिसको बोलते हो, तीसरा था अपने पास वर्क एनर्जी, चौथा था सेंटर ऑफ मास, पांचवा था अपने पास रोटेशन मोशन। तो ये 5 चैप्टर अपने पास आते हैं किसमें? मैकेनिक्स 1 में। अब हमारा एक तरह से समझो मैकेनिक्स 2 स्टार्ट हो गया है, और एक खुशी वाली बात है कि जो मैकेनिक्स 2 है वो मैकेनिक्स 1 से थोड़ा सा क्या है, रिलेटिवली आसान है। इसमें क्या होंगे? फॉर्मूले होंगे। फॉर्मूले की एप्लीकेशन आपको अगर आती है, आप आराम से सवाल निकाल ले जाओगे, बहुत ज्यादा बुद्धि लगने नहीं वाली। यहां पे फ्रिक्शन डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा कि सर पहले आगे लग रहा था फिर तुरंत पीछे लगने लग पड़ा। चल रहा हो एकदम। फॉर्मूला आता है, थोड़े बहुत सवाल लगा रखे हैं, एप्लीकेशन आती है, आराम से निकल जाएगा। तो आप अब रिलेटिवली आसान सेक्शन पर जंप कर चुके हो, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर। और ना बातें मारते हो, बातें तो सर मार ही लेंगे, मास्टरी तुम्हारा बात नहीं है। तो भाई आज का हम लोग क्या गोल रख रहे हैं? सर आज के गोल में है अपने पास सबसे पहले आ जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन है क्या? गुरुत्वाकर्षण। कौन सा कर्षण? गुरुत्वाकर्षण। तो सबसे पहले न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशन का क्या लॉ दिया था? बेटा न्यूटन साहब ऐसी कहीं जगह नहीं है जहां पर नहीं टपके, उन्होंने हर जगह अपनी उंगली करी है। उंगली करने की उन्हें आदत थी। पूरा तुम्हें पता है, मैकेनिक्स 1 में तो थे ही, मैकेनिक्स 2 में भी आपको काफी जगह मिलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में भी मिलेंगे, आपको इवन मैथ्स में भी मिल जाएंगे। आपको ऑप्टिक्स होगा, रे ऑप्टिक्स में भी एक फॉर्मूला उनका न्यूटन फॉर्मूला। तो बेटा ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर उन्होंने हाथ पैर नहीं मारा, हर जगह थे वो। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या होता भाई? ये किस चिड़िया का नाम है? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जब आएगा तब देखेंगे कि क्या होता है सर। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो बेटा 9th क्लास में मुझे पता है आप लोगों ने ये चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा है, फॉर्मूला तो पता ही है सबको। उसी को आज हम लोग डिटेल में शुरू करने जा रहे हैं। तो भाई न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था? न्यूटन साहब ने बोला था कि अगर कोई भी दो मासेस हैं, कोई भी दो मासेस हैं, तो वो एक दूसरे को, कोई भी दो मासेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। सबको पता है सर ये वाली डेफिनेशन। कोई भी दो मासेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। समझो ये मास है m1, ये मास है m2, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से। यानी कि अगर m1 m2 को अपनी तरफ खींचता है F फोर्स से, तो m2 भी m1 को अपनी तरफ खींचेगा F फोर्स। अब ये F फोर्स की वैल्यू क्या होगी बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी मुद्दे वाली बात यह है कि अगर अपने पास कोई भी दो मास हैं तो वो एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अट्रैक्ट ही करते हैं। समझ लग रही है? जैसे मैं कैमरे को अट्रैक्ट कर रहा हूं, जितनी फोर्स है उतनी फोर्स से कैमरा मेरे को अट्रैक्ट, जितनी फोर्स से ये टीवी मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है उतनी फोर्स से मैं टीवी को अट्रैक्ट कर रहा हूं। नहीं सर आप तो मुंह इधर करके खड़े हो, अबे पागल हो क्या? तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं टीवी को देख रहा हूं कि नहीं देख रहा। जितनी फोर्स से टीवी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है उतनी फोर्स से मैं टीवी को अट्रैक्ट कर, उसके लिए मेरी आंखें टीवी की तरफ होनी जरूरी। यानी कि बेसिकली जो अपने पास न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है
ठीक है, या बोलो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये F क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये बेसिकली दो मासेस के बीच में उनके मास की वजह से है, ठीक है ना, उनके मास की वजह से। समझ लग रही है बात? कि अगर कोई भी दो मासेस हैं, कोई भी दो मासेस यूनिवर्स में जहां मर्जी एग्जिस्ट कर रहे हो, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगती ही लगती है, जो कि क्या होती है? इक्वल एंड ऑपोजिट। जो कि क्या होती है? इक्वल एंड ऑपोजिट। उसकी वैल्यू क्या होगी, उस पर अभी आएंगे। अब देखो, तो इसका मतलब यह हुआ कि सर दुनिया में कोई भी दो मासेस हैं, दुनिया के पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो मासेस है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। बिल्कुल। कैसे कर रहे होंगे? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब सर क्या वो जो फोर्स है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग? बेटा हर केस में नहीं निकाल सकते, हर केस में वो वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो सर किन केसेस में निकाल सकते हैं? किन केसेस में निकाल सकते हैं वो वैल्यू? देखो, अगर तो दोनों क्या है? पॉइंट मासेस हैं। अगर दोनों क्या है? पॉइंट मासेस हैं, या हम उनको पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर रहे हैं, या हम उनको पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब सर ट्रीट करना क्या होता है बताऊंगा। समझो ये दोनों मासेस हैं, अभी दोनों के दोनों क्या है? पॉइंट मास है। उनके बीच का डिस्टेंस क्या है? आर। अभी दोनों क्या है? पॉइंट मासेस हैं और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है? आर। तो ये जो फोर्स लग रही है, ये जो फोर्स लग रही है, इसकी जो वैल्यू एक्सपेरिमेंटली देखी गई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के, ठीक, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो सर अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा दी जाए, हटा दो भाई साहब, कांस्टेंट आ जाएगा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, और क्या आ जाएगा? m1 m2 बाय आर स्क्वायर। समझ लग रही है ये बात? तो अगर ये दोनों पॉइंट मासेस हैं, m1 और m2 क्या है? पॉइंट मासेस हैं, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, ठीक, उनके पास मास है, वो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगेगी। यानी कि m1 m2 को जितनी फोर्स से खींचेगा, अगर f फोर्स से खींच रहा है, तो m2 भी m1 को f फोर्स से खींचेगा। अब सर उस f फोर्स की वैल्यू लिखी जा सकती है, और वो क्या है? g m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला आया, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। कैसे देखा गया? एक्सपेरिमेंट। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है भाई साहब। तो सर हम सिर्फ पॉइंट मासेस में ही लगा सकते हैं क्या इसको? हाँ, हम इनको पॉइंट मासेस में लगा सकते हैं, या उन बॉडीज में लगा सकते हैं जिनको हम लोग पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे समझो अपने पास एक ये बॉडी है, ये बॉडी एक्चुअल में तो पॉइंट मास नहीं है, ऐसे एक्चुअल में पिद्दी पिद्दी नहीं, लेकिन इनका जो साइज है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। समझो इनके बीच का डिस्टेंस आर है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है? आर। ये C1 सेंटर है, इसका सेंटर C2 है, इसका रेडियस कुछ R1 है, इसका रेडियस कुछ R2 है। अब भाई साहब दोनों के सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो R है वो बहुत ज्यादा है, किससे? R1 से। और R क्या है? बहुत ज्यादा। तो जब बॉडीज के बीच का डिस्टेंस क्या हो? बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द बॉडीज, तो हम लोग उनको पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इस केस में भी आप बोल सकते हो कि सर इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी, ये फोर्स बेटा फोर्स तो इक्वल एंड अपोजिट लगेगी, लेकिन उस फोर्स की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो? जी m1 m2 बटा r का मास m1 है, का मास, और r क्या है? दोनों के सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस। इतनी चीज क्लियर हुई?
तो ये तो हमेशा पक्का है कि अगर कोई भी दो बॉडीज हैं, जैसी मर्जी शेप की हो, पॉइंट मास हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन उस फोर्स की वैल्यू Gm1/m2/r² कभी होती है जब दोनों बॉडीज कैसी हो, पॉइंट मास हो, या हम उनको पॉइंट मास की तरह ट्रीट करें। लेकिन बेटा आगे आप जब पढ़ोगे ना, थोड़ा सा और आगे जाओ अभी इसी चैप्टर, तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये हम लोग सिमेट्रिकल जो स्फेरिकल बॉडीज होती है उनमें भी लगा लेते हैं। उसका रीजन आगे आएगा क्यों लगा पाते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं अभी कि हम लोग पॉइंट मासेस में तो लगा ही लेते हैं, पॉइंट मासेस में लगा लेंगे। एक पॉइंट मास m1 है, एक पॉइंट मास m2 के बीच में तो हम लोग लगा ही लेते हैं, ठीक है भाई साहब। और उन बॉडीज में भी लगा लेते हैं हम लोग जिनको हम लोग पॉइंट मास ट्रीट करें, यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द साइज, तो हमको उनको पॉइंट मास ट्रीट कर सकते हैं, उनके बीच में भी फोर्स का ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर अपने पास कोई भी दो बॉडीज स्फेरिकल है, ठीक है ना, तो उनके बीच में भी हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, भले ही वो पॉइंट मास ना हो। जैसे जैसे सन हो गया अपने पास और अर्थ हो गई, तो अगर सन और अर्थ के बीच में अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला लगा लो। तो बेसिकली जो बॉडीज क्या है अपने पास, पॉइंट मास है, वो रीजन क्योंकि आगे है तो आगे ही बताऊंगा, अभी बताने को कोई सेंस नहीं बनता, आपको समझ भी नहीं आएगा। पॉइंट मास है, यानी कि ये जो फॉर्मूला है Gm1m2/r², ये तो पॉइंट मासेस के लिए वैलिड है। एंड स्फेरिकल सिमेट्रिकल, जो कि स्फेयर सिमेट्री वाले मासेस हैं, मासेस के लिए ये फॉर्मूला वैलिड फॉर, इनके लिए वैलिड है भाई साहब। ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है अपने पास फोर्स निकालने का, फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला है Gm1m2/r², ये आप किनके बीच में लगा सकते हो, या तो अपने पास कैसे हो, पॉइंट मासेस हो तो सीधे लगा दो बेधड़क, या आप किन्हीं बॉडीज को पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर पा रहे हो, वो तो समझ आ गया कब ट्रीट कर पाते हैं, ठीक है, तो वो पॉइंट मास में ही आ गया। या अपने पास क्या हो, बॉडीज क्या हो, स्फेरिकल, बॉडीज क्या हो, स्फेरिकल सिमेट्री। इसका रीजन आगे आएगा, बताऊंगा मैं। इतनी चीज क्लियर है? तो अपने को यह ध्यान में रखना है कि सर दुनिया में कोई भी दो मासेस एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन उस फोर्स की वैल्यू में Gm1m2/r² तभी लिख सकता हूं या तो वो पॉइंट मास हो या वो स्फेरिकल हो। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? और उसी पॉइंट मास वाले में ये भी आ जाता है अपने पास कि हम लोग पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इतनी चीज क्लियर है? तो मैंने बहुत कायदे से बताया है, प्लीज इस चीज की गलती मत करना, जहां मर्जी ये फॉर्मूला मत ठोक आना जाके। इतनी चीज क्लियर है? अच्छा, अब सर फॉर्मूला तो आ गया, फॉर्मूला तो आ गया, अब थोड़ी सी फॉर्मूले के अंदर घुस के चर्चा कर लेते हैं। सर F बराबर Gm1m2/r² है, m1 पता है मास है, m2 पता है मास, r क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस। सर g क्या है, ये तो सर कांस्टेंट है, क्या बोलते हैं g को? g को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भाई साहब, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट बता दो जल्दी से, यूनिट हो जाएगी सर, जी इधर रखो, बाकी सबको इधर लेके चले जाओ। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, r² आएगा यानी मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और दो मासेज हैं यानी kg² नीचे आके डिवाइड होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, अरे समझ लग रही है बात, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये क्या हो जाएगा अपने पास? इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी, और वैल्यू कितनी है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11।
बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी कि आप ब्रह्मांड में जहां मर्जी जाओ, इस ब्रह्मांड में जहां मर्जी जाओ, इसकी वैल्यू चेंज नहीं, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। यानी कि मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि सर अगर एक ये मास है और एक ये मास है, अगर कोई भी दो मासेज है अपने पास, कोई भी दो मासेज है और उनका ना मास चेंज हो रहा है ना उनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो उनके बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कभी चेंज हो सकती? नहीं हो, बेटा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? समझो मेरी बात, पॉइंट मास से समझाता हूं। जैसे समझो, ये है अपने पास एक पॉइंट मास m1, ये है अपने पास एक पॉइंट मास, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? r है। अब ये एक दूसरे को F फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस F फोर्स की वैल्यू क्या है? G m1 m2 by r। अगर तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, अगर इन दोनों के बीच का मास है, अगर इन दोनों की जो मास है वो भी चेंज नहीं हो रहा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, इन दोनों के जो मासेस हैं वो भी चेंज नहीं हो रहे, तो जी तो सर कांस्टेंट है, वो तो कभी चेंज ही नहीं होगा। भाई m1 m2 चेंज नहीं हो रहा, दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो क्या फोर्स चेंज होगी? नहीं सर, नहीं होगी। तो सर हम कुछ भी कर सकते हैं इन दोनों के बीच में, जो मर्जी कर लो। इनके बीच में दीवार लगा दो बेटा, इनके बीच में क्या कर दो? दीवार लगा दो अंबुजा सीमेंट की, ठीक है ना? अंबुजा सीमेंट की दीवार लगा दी जाए, क्या सर तब भी इन दोनों के बीच में फोर्स लग रही होगी? चलो भाई अंबुजा सीमेंट की दीवार, अंबुजा सीमेंट, भाई साहब दो मासिस के बीच में मैंने अंबुजा सीमेंट की दीवार खड़ी कर दी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना खड़ा कर दो, पहाड़ खड़ा कर दो, माउंट एवरेस्ट खड़ा कर दो। अगर उन दोनों का मास m1 m2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो उन दोनों के बीच की जो फोर्स है वो कभी भी चेंज होने वाली, बीच में इन दोनों के बीच से नदी गुजार दो, समुद्र गुजार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जितनी फोर्स एक दूसरे के ऊपर पहले लगा रहे थे, यानी कि G m1 m2 by r स्क्वायर, पॉइंट मास है, फोर्स लगा रहे थे वैल्यू, उतनी ही बाद में लगाते हैं। मतलब क्या हुआ सर कि अगर कोई भी दो मासेस हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, अगर उनका ना मास चेंज हो रहा है ना उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच में जो मर्जी मीडियम डाल दो, पानी डाल दो, हवा डाल दो, पहाड़ डाल दो, खुद को डाल दो, उनके बीच की फोर्स को आप चेंज नहीं कर पाओगे। यानी कि जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट, independent of the medium between the masses। मासेस के बीच में क्या मीडियम है? हवा है, पानी है, ठीक है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नदी समुंदर जो मर्जी गुजारना गुजार दो, ठीक है? अंबुजा सीमेंट रख दी, पहाड़ लगा दो, बीच में माउंट एवरेस्ट डाल दो, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? r है, ठीक है? वो वही रह रहा है, दोनों का मास m1 m2 वो वही रह रहा है, तो उनके बीच की जो फोर्स पहले थी वही बाद में रहेगी, यानी फोर्स चेंज होने वाली, ग्रेविटेशन फोर्स चेंज होने वाली नहीं। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? उम्मीद है आपको चमका होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है भाई साहब, ये चीज क्लियर है कि नहीं? तो भाई साहब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक मास दूसरे मास को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, उतनी ही फोर्स से अट्रैक्ट करता है जितनी फोर्स से दूसरा मास पहले वाले को। उसकी वैल्यू हम पॉइंट मासेस के केस में या स्फेरिकल बॉडीज के केस में m1 m2 by r स्क्वायर, लेकिन बाकी अगर पॉइंट मास नहीं है, कोई भी उबड़ खाबड़ सी बॉडी है जैसे मर्जी शेप की, तो उसकी फोर्स की वैल्यू क्या होगी वो हम लोग बता नहीं सकते, ठीक है ना? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? चलो भाई साहब, चलो भाई साहब,
आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं सर, आगे क्या बढ़े, क्या समझे? देखो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है, एक इंपॉर्टेंट बात और है। जैसे कि इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर ये जो फोर्स होती है, एक समझो मास m1 है, एक मास क्या है, ये जो फोर्स होती है ये हमेशा कैसी होती है? सेंट्रल लाइन फोर्स होती है। कैसी होती है? सेंट्रल लाइन फोर्स। ये कैसी फोर्स है? ग्रेविटेशन फोर्स, सेंट्रल लाइन फोर्स। सर अब ये क्या है? सेंट्रल लाइन क्या है? देखो समझना मेरी बात को, समझना मेरी बात को। सेंट्रल लाइन का मतलब क्या होता है कि फोर्स एक्ट्स, यानी एक्ट कर रही है, एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू मासेस। दोनों मासेस को अगर आप ज्वाइन करो, दोनों मासेस को अगर आप ज्वाइन करो एक लाइन से, तो उसी लाइन के अलोंग क्या करेगी? ये फोर्स लगेगी। यानी कि ये वाला इसको एफ फोर्स अगर इधर खींच रहा है तो ये वाला इसको एफ फोर्स इधर खींचेगा। और देखो मैंने अगर इन दोनों मासेस को इस लाइन से ज्वाइन किया है, देखो उसी के अलोंग लग रही है, इसे कहते हैं सेंट्रल लाइन फोर्स। ये नहीं कि सर एक मास ये है m1, एक मास है ये m2, और दोनों को जोड़ा हमने सीधा और भाई फोर्स ऐसे लग रही है। सर इसके ऊपर फोर्स एफ ऐसे लग रही है, इसके ऊपर फोर्स ऐसे लग रही है, ऐसे नहीं लगती। ये सेंट्रल लाइन थोड़ी ना है, जो लाइन जिससे आपने ज्वाइन किया क्या उसके अलोंग लग रही है? नहीं, दिस इज नॉट सेंट्रल लाइन फोर्स। ठीक है, तो जो अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसी है? सेंट्रल लाइन फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी है? सेंट्रल लाइन फोर्स। कैसी है? सेंट्रल लाइन फोर्स है। और इसके कंजर्वेटिव नेचर के बारे में तो आप जानते हो, ग्रेविटेशन फोर्स कैसी है? कंजर्वेटिव, ये सबको पता है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि अपने को याद रखनी है और अपने को समझनी भी है। ठीक है ना, समझ के याद रखनी भी है। ठीक है भाई साहब, ये चीज क्लियर है कि दो मासेस m1 और m2 एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे। अगर वो पॉइंट मासेस तो उनकी वैल्यू gm1m2/r² है। तो भाई साहब, और उनके बीच में जो मर्जी मीडियम रख दो, अगर उनका मास और उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो उनके बीच की फोर्स भी कभी चेंज नहीं। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये क्या है? एक तरह से सेंट्रल लाइन फोर्स है, यानी कि लाइन ज्वाइनिंग अलोंग द टू मासेस के अलोंग ही लगती है, यानी कि जिस मर्जी डायरेक्शन में भाग रही हो। अब कुछ प्रॉपर्टीज है, जल्दी से देख लेते हैं भाई साहब। जैसे कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर अपने पास कोई भी दो पॉइंट मासेस हैं, ठीक है, या उनको हम लोग पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर रहे हैं, या स्फेरिकल बॉडीज हैं, के बीच का डिस्टेंस क्या है? अगर r है तो जो फोर्स लगती है वो इक्वल एंड अपोजिट तो लगती ही लगती है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? gm1m2/r²। ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। कभी भी आपको ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव सुनने को नहीं मिलेगी कि भाई साहब मैं इस कैमरे को रिपेल कर रहा हूं, ऐसा नहीं। ठीक है, अट्रैक्ट ही करूंगा। सेंट्रल फोर्स है, बता दिया ना, सेंट्रल लाइन फोर्स है, यानी कि लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस के अलोंग ही लगेगी हमेशा। इट इज यूनिवर्सल लॉ। तो आपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया है वो कैसा है? यूनिवर्सल लॉ, यानी कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ये क्या है? लॉ है। ये क्या है? लॉ है अपने पास। ठीक है, और ये क्या है? यूनिवर्सल लॉ है। और ये इस पे डिपेंड नहीं करता, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। मीडियम पे तो डिपेंड ही नहीं करता भाई साहब। ठीक है ना, जो मर्जी इनके बीच में मीडियम हो, पेड़ हो, पहाड़ हो, तुम हो, घास हो, गाय हो, बैल हो, जो मर्जी हो उनके बीच में, इनके बीच की फोर्स चेंज होने वाली नहीं। जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो भाई इतनी देर मैंने पढ़ाया, एक बच्चा होगा उसके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, एक हम हैं
समझो, एक लड़कवा है और एक उनकी मोहतरमा है जिनसे वो दिलजान से मोहब्बत करते हैं। तो एक समझो, लड़के को मान लेते हैं क्या, निब्बा, और लड़की क्या है, ठीक है। तो भैया निब्बा और निब्बी हमारे दोनों स्टूडेंट हैं, और जो निब्बा है वो निब्बी को क्या करता है, बहुत, निब्बे ने हमसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, उसने हमसे सुना कि अगर सर कोई भी दो मासेस हैं उनके बीच में क्या लगती है, ग्रेविटेशन फोर्स लगती है। तो उसका दिमाग उसका खनका, कहता है सर मास तो हमारे पास भी है और मास तो निब्बी के पास भी है ना, निब्बी जी के पास भी है। तो इसका मतलब सर हम भी एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होंगे, जितने से हम उनको कर रहे हैं उतने से वो भी हमको कर रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो सर हम दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे क्यों नहीं चले जाते? अभी तो आपने बोला कि अगर दो मासेस हैं तो दो मासेस एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। तो मेरे पास भी मास है, ठीक है भैया, 60 किलो का मास है, अच्छा खासा मास है। निब्बी जी के पास भी मास है, 40 किलो की निब्बी है, ठीक है। तो इन दोनों के पास मास है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तब भी ये एक दूसरे की तरफ खिंचे हुए क्यों नहीं चले जाते? बेटा रीजन ये है कि ये जो फोर्स है तो भाई साहब अट्रैक्टिव फोर्स, लेकिन बहुत ज्यादा वीक, बहुत ज्यादा वीक। जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो है तो अट्रैक्टिव फोर्स, लेकिन बहुत ज्यादा वीक है इस केस में। क्यों? क्योंकि बेटा अपने को पता है, भले ये पॉइंट मासेस नहीं है, पॉइंट मासेस दिख रहे हैं क्या, निब्बा निब्बी, भैया निब्बी का हाथ है, छाती है, घुटना है, पैर है, सिमिलरली निब्बी के पास भी है। तो भैया निब्बा निब्बी पॉइंट मास नहीं है, ठीक? तो आप इनके बीच में जो फोर्स है वो Gm1m2/r² तो नहीं लगा सकते अगर इनके बीच की दूरी r है। लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते सर, पॉइंट मास थोड़ी ना स्फेरिकल मासेस है, तो नहीं लगा सकते। लेकिन इतना तो पता है कि जो भी फोर्स होगी इनके बीच में उसमें जी वाला फैक्टर जरूर आ रहा होगा। बेटा जब भी अपने पास कोई भी दो मासेस होते हैं, जैसे मर्जी मास हो, पॉइंट मास हो ना हो, जब भी आप उनका फोर्स की वैल्यू लिखोगे तो उसमें जी का फैक्टर जरूर आएगा। अब सर जी की जो वैल्यू होती है वो तो ये होती है, सर ये तो बहुत ज्यादा कम है। अब भाई जी की वैल्यू 10⁻⁻11, इनका मास क्या है, कुछ नहीं, 60 किलो 40 किलो, कुछ है क्या? यह जी बहुत कम है। तो इनके बीच में जो ये फोर्स लग रही है बहुत 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 ज्यादा कम है भाई साहब, इतनी ज्यादा कम है कि कोई भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हो, कोई भी अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। तो काफी सारे बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर अगर मैं किसी दूसरे मास के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा हूं और दूसरा मास मेरे ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचे क्यों नहीं चले आते? रीजन बेटा इसका यही है क्योंकि उस फोर्स में जी का कुछ फैक्टर आएगा और वो जी बहुत ज्यादा कम है, इसलिए वो फोर्स बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए आपको कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज दिखाई नहीं पड़ता एक दूसरे की पोजीशन, यानी एक दूसरे ऐसे पास में आते हुए नहीं। समझ लग रही है? अब यहीं पर किसी भी बॉडी का अगर मास बहुत बड़ा हो जाए तो आपको फिर तो दिखाई पड़ेगा। जैसे धरती माता का ले लो भाई साहब, अब एक धरती माता है, उनका मास क्या है, 6 × 10⁻24 kg। अरे भाई साहब मास ऑफ अर्थ क्या है, मास ऑफ अर्थ क्या है, 6 × 10⁻24 kg। और एक मैं हूं सर, मास ऑफ सर क्या है, 70 kg। जी क्या है, इतना, भले जी इस केस में भी इतना है। अब भाई धरती माता मेरे को, मैं हूं ये ऊपर धरती माता के, अगर मैं थोड़ा सा उछलूंगा भी तब भी धरती माता खींच लेंगी नीचे। अगर मैं भाई कहीं से भी जाके जंप मारूंगा आऊंगा तो नीचे, क्यों? क्योंकि धरती माता खींच रहे हैं, किस फोर्स से, ग्रेविटेशन
फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से। अब तो मैं सर धरती माता की तरफ आ रहा हूं, अब क्या फोर्स कम नहीं है? अब फोर्स कम नहीं है क्योंकि बेटा धरती माता का मास बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। जब ऑब्वियस सी बात, जब जी मल्टीप्लाई होगा मास से तो ये 10⁻24 10⁻⁻11 कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू आएगी, आएगी ना। इसलिए वो फोर्स कुछ सिग्निफिकेंट होगी जिससे धरती माता मुझे, ठीक है ना। लेकिन निब्बा निब्बी के केस में मास क्या है इनके 60 किलो 40 किलो, ये है अपने पास 10⁻⁻11। घंटा फोर्स आएगी इनके बीच में कुछ, एक दूसरे को खींचे एक तरफ। समझ लग रही बात? अट्रैक्ट करते रहेंगे दूर से खड़े हुए, फासला चेंज नहीं होने, ठीक है भाई साहब। फासला कहां चेंज होगा? जैसे मैं धरती के ऊपर कूदूं, मैं कूदा वापस आ गया नीचे, धरती माता ने खींच लिया। क्यों? क्योंकि धरती माता का जो मास है बहुत ज्यादा है, तो जी का फैक्टर मल्टीप्लाई होने के बाद भी फोर्स बहुत ज्यादा निकल के आती है। समझ लग रही है बात? तो ये चीज दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मुझे नहीं पता तुम लोगों के दिमाग में ये डाउट आता है कि नहीं आता, काफी बच्चों को आता है तो इसलिए मैंने बता दिया। चलो, ग्रेविटेशनल फोर्स आर कंजर्वेटिव, ये तो सबको पता है। इट एक्सप्रेसेस द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट। देखो जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर आप पॉइंट मासिस में लगा सकते हो, और अपने पास स्फेरिकल टाइप की बॉडीज हो एंड स्फेरिकल सिमेट्रिकल बॉडीज के बीच में भी आप लगा सकते हो, ठीक है। ये चीज अपने को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है भाई साहब। चलो अब जल्दी से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। टू एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस आफ्टर हैविंग लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद देयर स्पेसशिप। दो एस्ट्रोनॉट हैं, वो ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस, ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस का मतलब क्या है अपने पास कि भाई साहब कोई भी प्लेनेट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी प्लेनेट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? तो दो एस्ट्रोनॉट हैं, बेचारे गुम हो गए, अपना स्पेसशिप उनको छोड़ के भाग लिया। अब आसपास उनके कोई भी और प्लेनेट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो उनके बीच में क्या होगा? कीप फ्लोटिंग एट द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, ठीक है, या दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, या दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, या स्टेशनरी? बेटा दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या लग रही है? ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी क्या होगा सर? अभी तो आपने बोला कि ये फोर्स क्या है? बहुत कम। बेटा बहुत कम है, कुछ तो है, कुछ तो है। भले ही कोई भी 1 नैनोमीटर बहुत टाइम में बढ़े, कुछ तो बढ़ेगा, मूव टुवर्ड्स ईच अदर जाएंगे, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे? बढ़ेंगे। समझ लग रही है बात? इट इज क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू masses इज फाउंड टू बी F in vacuum. If both the masses are dipped in water at same distance, then new force will be. अभी बताया कि अगर दो masses हैं m1 m2, उनके बीच का डिस्टेंस अगर r है और दोनों अगर वैक्यूम में रखे हैं, दोनों के बीच में फोर्स अगर F लग रही है, अभी दोनों masses क्या है? वैक्यूम में है, दोनों के बीच में फोर्स अगर F लग रही है, डिस्टेंस उनके बीच का r है। अगर इन दोनों masses को जाके पानी में डुबो दिया जाए और उनके बीच का डिस्टेंस चेंज ना किया जाए, मास तो वैसे ही चेंज नहीं हो रहा, तो क्या इनके बीच की जो फोर्स होगी वो चेंज होगी? नहीं सर। अभी तो आपने चिल्ला चिल्ला के बताया कि आप पेड़ डाल दो, पहाड़ डाल दो, अंबुजा सीमेंट डाल दो, खुद को डाल दो, फोर्स चेंज होने वाली नहीं है अगर मास और इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ समहाउ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज डबल्ड। अब सन और अर्थ कैसे हैं? सन और अर्थ कैसे हैं? स्फेरिकल बॉडीज हैं। अगर सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर उसको हम लोग डबल करते, समझो डिस्टेंस क्या है? r है, डबल करते तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगी सर? देखो भाई साहब, F बराबर क्या है? जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये तो लगा ही सकते ना, स्फेरिकल बॉडीज है, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है भैया? जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर है। अब तुम डिस्टेंस को डबल कर रहे हो, यानी कि जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है उसको क्या कर रहे हो? आप डबल कर रहे हो, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर है। तो जल्दी बताओ, अगर आप r को डबल कर दोगे तो r का स्क्वायर कितना हो गया? 4 टाइम्स। तो फोर्स क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आप डिस्टेंस को डबल कर दोगे तो फोर्स क्या हो जाएगी? 1/4, यानी कि फोर्स हो जाएगी 1/4। भैया अगर आप डिस्टेंस को डबल कर रहे हो, r का स्क्वायर है और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फोर्स क्या हो जाएगी? 1। लल्लू सवाल था, आगे बढ़ो, ठीक है भाई साहब।
इसमें तो कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। नेक्स्ट क्या आ जाता है? नेक्स्ट आ जाता है अपने पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या होता है सर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? देखो भाई साहब, क्या होता है प्रिंसिपल? पहले कहानी के रूप में समझ लो। कैसे समझो? एक निब्बा है, ठीक है, और एक निब्बी है, ठीक है भाई साहब। M1 मास इसका, M2 मास इसका, दोनों के बीच में प्यार है। लेकिन जो उनके बीच में अट्रैक्शन है वो प्यार की वजह से हो ना हो, लेकिन मासिस की वजह से जरूर है, और वो क्या है? इक्वल एंड अपोजिट। इतनी चीज क्लियर है? न्यूटन का लॉ कहता है कि अगर दो बॉडीज में क्या है? मास है, तो उनके बीच में क्या होगी? अट्रैक्शन होगी। इसका मतलब जिसको भी तुम पसंद करते हो वो तुम्हें अट्रैक्ट कर रही है और तुम उसे अट्रैक्ट कर रहे हो, और इतना ही काफी है एक जिंदगी गुजार। इतना ही बहुत है। अगर कोई पूछे तो बता देना भाई साहब, अट्रैक्ट कर तो रहे हैं, जितने से हम कर रहे हैं उतने से वो भी कर रहे हैं, इसका मतलब हम में से कोई भी बेवफा नहीं। तो उसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई निब्बा और निब्बी दो मासेस हैं, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो अभी हम लोग अगर निब्बे को देखें, निब्बे के ऊपर अगर करें, निब्बे को अगर हम लोग देखें तो निब्बे को जो निब्बी है वो कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है? F फोर्स से। जो भी उनके बीच का डिस्टेंस होगा या जो भी मास होगा उसके अकॉर्डिंग F फोर्स। अब एकदम से निब्बे की जिंदगी में एक सुंदर बालिका सोनम नाम की, जो कि बेवफा है, वो आ जाती है। भाई साहब एंट्री हो गई, ठीक है। अब सबसे पहला सवाल, क्या सर जिस फोर्स से निब्बी निब्बे को अट्रैक्ट कर रही थी, या बोल लो निब्बा निब्बी को अट्रैक्ट कर रहा था, क्या उस फोर्स में कोई भी फर्क पड़ने वाला है इस सोनम नाम की महिला के आने से? आंसर है नहीं। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहता है कि अगर अपने पास एक मास है M1, एक मास है M2, इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है F, तो कोई तीसरा मास भले ही आ जाए, इन दोनों के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है F वो बदलने वाली नहीं। तो इसके आने से पहले ये दोनों एक दूसरे को F फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे थे, तो अगर ये आ भी जाएगी जिंदगी में तो ये भी दोनों एक दूसरे को F फोर्स से ही अट्रैक्ट करते रहेंगे। बड़ा निब्बा बहुत खिलाड़ी आदमी है, इसकी जिंदगी में औरत आ गई है, लेकिन तब भी निब्बी को उसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। निब्बी को लग रहा है भाई जब निब्बा उत्तेज कर रहा तो हम भी करेंगे। समझ लग रही? निब्बी को पता थोड़ी ना कि आ गई है। अब क्या सर ये सवाल और पैदा होता है, क्या सोनम निब्बे को अट्रैक्ट नहीं करेगी? करेगी, करेगी भाई साहब। आई किस लिए जिंदगी में? भजिए तलने के लिए थोड़ी आई है, अट्रैक्ट करने के लिए तो आई है, आएगी। और समझो अट्रैक्ट कर रही है किसी फोर्स F डैश से। ये सोनम का मास है M3, भाई M3 M1 को अट्रैक्ट कर रहा है F डैश से, तो M1 भी M3 को अट्रैक्ट किससे करेगा? F डैश। तो सर क्या इस F डैश पे कुछ M2 के इफेक्ट होने का फर्क पड़ेगा? नहीं। जैसे M1 और M2 मास के बीच की जो फोर्स है F, उस पर M3 के होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, उसी तरह जो M1 और M3 के बीच की फोर्स है F डैश, उसका निब्बी के होने से यानी कि M2 के होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि निब्बा के दोनों हाथों में लड्डू है बेटा। जितनी फोर्स से ये इधर पे अट्रैक्टेड था, अभी उतनी ही फोर्स से अट्रैक्टेड रहा। अब उसने एक नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर भी बना ली है सोनम के साथ।
ठीक है ना भाई साहब। जब सोनम नहीं थी तो निब्बा किससे अट्रैक्ट था? निब्बी से। किससे? F4 से। लेकिन जब सोनम आ गई है तो सोनम के साथ भी वो अट्रैक्ट हो गया F' फोर्स से, लेकिन उसने अपनी F फोर्स को चेंज नहीं किया। समझ लग रही है बात? इतनी चीज क्लियर है कि ना F' फोर्स पे इस F का कोई फर्क पड़ रहा है, ना इस F का F' पे कोई फर्क पड़ रहा है। यानी कि भाई साहब निब्बा और निब्बी के बीच की जो फोर्स है F, उस पे सोनम के आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और सोनम और निब्बे के बीच में जो फोर्स है F', उस पे निब्बी के होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी कि मतलब क्या हुआ कि अगर अपने पास समझो तीन मासेस हैं, M1 M2 एंड M3। तीन मासेस हैं, कौन कौन से? M1 M2 एंड M3। एक मास है M1, एक मास है M2, एक मास है M3। तो भाई साहब अगर M1 M2 के बीच में फोर्स है F, तो ये जो फोर्स है F, ये इसके प्रेजेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको, इस मास को आप यहां ले जाओ, यहां ले जाओ, यहां ले जाओ, M3 को जहां मर्जी घुमा दो, इन दोनों की फोर्स क्या रहेगी? वही रहेगी। M3 को उठा के सटा के एकदम यहां पर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भाई इसकी फोर्स को। ठीक है ना भाई साहब? M3 मास अभी जो कि यहां पे पड़ा हुआ, आपको दिखाई पड़ रहा है कहां पे पड़ा हुआ है? ठीक है, M3 मास कहां पे पड़ा हुआ है? अरे लग गया क्या ये? M3 मास कहां पे पड़ा हुआ है अभी? यहां पर, यहां पर M3 मास है। ठीक है, अभी M3 मास यहां पर है। प्लीज क्लियर है? M3 मास यहां पर है। या अभी समझो कि M3 मास जिंदगी में था ही नहीं। समझो पहले, M1 और M2 के बीच में जो फोर्स है वो F है, M3 था ही नहीं। मान लो M3 आ भी जाता है, यहां पर है कुछ दूरी पर, क्या F में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। M3 और करीब आ जाता, लो भाई, क्या F में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। M3 अगर एकदम चिपक के भी खड़ा हो जाएगा ना, लो भाई M1 के साथ चिपक के खड़े हैं, तो भी इस F फोर्स में कोई फर्क। यही मैं सिखाना चाहता हूं कि अगर कोई दो मासेस हैं, उनके बीच में जो फोर्स है, उसका तीसरे मास के आ जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। समझ लग रही है बात? तो इसका मतलब निब्बा निब्बी के बीच में जो फोर्स थी, उसका सोनम के आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस निब्बा क्या करेगा? वो सोनम के साथ भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है भाई साहब, बस समझ आया? ये गेम चल। तो यहां पर भी M1 और M2 मास के बीच में फोर्स F थी, तो वो M3 के आने से इस F फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस क्या करेगा, जो M1 मास है वो M3 के साथ भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर लेगा, जिसको वो F'। ठीक है, समझ लग रही बात? तो आपसे पूछा जाए, क्या M1 M2 के बीच में जो फोर्स थी वो चेंज हुई? नहीं सर, नहीं चेंज। बस हुआ क्या कि जो M1 मास था, उसके ऊपर जो नेट फोर्स थी, नेट फोर्स वो चेंज हो गई। पहले जब M3 नहीं था तो सिर्फ फोर्स F थी, बस M2 खींच रहा था ना F फोर्स। लेकिन जब M3 आ गया तो F फोर्स भी और F' फोर्स भी है। तो नेट फोर्स कितनी है अब भाई? नेट फोर्स कितनी है? F वेक्टर प्लस F'। भाई फोर्स वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टोरली देखोगे, तो नेट फोर्स क्या है? F प्लस F' है। नेट फोर्स क्या है अपने पास? F प्लस F' है। समझ लग रही है बात? इतनी चीज क्लियर है? ठीक, तो यही मैं बताना चाहता हूं। इसको बड़ा बड़ा लिख देते हैं, इसको पहले हटाएं, ये तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो देखो बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब क्या है कि अगर एक मास है M1, एक मास है अपने पास M2, एक मास है M3, एक मास है M4, ठीक है, और एक मास है अपने पास क्या? M0। तो भाई साहब M1 M0 को F1 फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, M2 M0 को F2 फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, M3 M0 को F3 फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, और M4 M0 को F4 फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है ना भाई? तो जो नेट फोर्स होगी,
ऑन एम नॉट, वो क्या होगी? सिंपली F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4। सिंपल। समझ आता है सर इसमें क्या? नई चीज बताइए, पता ही था। समझ लग रही है बात? तो अगर अपने पास कोई भी एक मास प्रेजेंट है और उसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेज लग रही हैं, तो आपने नेट कैसे निकालना है? सबका वेक्टर सम। ठीक है। और बाकी ये तो समझ आ ही गया है कि अगर दो मासेस, उनके बीच में जो मर्जी फोर्स है वो तीसरे मास के आने की वजह से चेंज। ठीक है। तो ये चीज अंग्रेजी में लिखी हुई है, एक बार पढ़ लो। इफ वी हैव अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट मासेस द ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर बहुत सारे मासेस हैं अपने पास, कलेक्शन ऑफ पॉइंट मासेस हैं अपने पास, then the gravitation force between any two point masses acts independently and uninfluenced by the presence of other masses। ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या कि अगर बहुत सारे अपने पास पॉइंट मासेस हैं तो किन्हीं भी दो मासेस के बीच की जो फोर्स होगी वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगी कि आसपास कोई मास है भी या नहीं, उसको फर्क भी नहीं पड़ता। इतनी चीज क्लियर है कि? हेंस द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, इसीलिए जो रिजल्टेंट ग्रेविटेशन फोर्स होगी किसी भी मास के ऊपर, है ना, वो सारे इंडिविजुअल मासेस की वजह से होगी। और उन सबको क्या कर दो? वेक्टर सम कर दो, वही हो जाए। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो भाई साहब इसके ऊपर अगर नेट फोर्स पूछ जाए तो इसकी वजह से इंडिविजुअल क्या होगी? एफ होगी। इसकी वजह से इंडिविजुअल क्या होगी? एफ डैश होगी। दोनों को क्या कर दो? वेक्टर सम कर दो। तो नेट फोर्स ऑन M1 कितनी हो जाएगी? एफ प्लस एफ डैश। यही था अपने पास क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, ये चीज क्लियर है। चलो अब जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं सर, क्वेश्चन क्या है? थ्री पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट थ्री कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अपने पास तीन कॉर्नर्स हैं किसके? इक्विलेटरल ट्रायंगल के। ठीक है भाई साहब। और क्या है अपने पास? तीन पॉइंट मासेस हैं। सबका मास क्या है? m है। द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम ईदर कॉर्नर। हर कॉर्नर से जो सेंटर है वो कितनी दूरी पर है? x की दूरी पर। यानी कि इधर से, इस कॉर्नर से जो सेंटर है, ये सेंटर समझो, x की दूरी पर, इधर से भी कितनी दूरी पर? x की दूरी पर, इधर से भी कितनी दूरी पर? x की। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस पर क्या रखे हैं? तीन मासेस रखे हैं, m m m। ठीक है भाई साहब। और जो सेंटर है ट्रायंगल का, जो सेंटर है वो हर कॉर्नर से कितनी दूरी पर है? x की दूरी पर है। इफ अ मास कैपिटल M बी प्लेस्ड एट द सेंटर, व्हाट विल बी द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट। अगर मैं यहां पर एक कैपिटल मास m रख दूं तो इसके ऊपर नेट कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी? तो आपने क्या करना है भाई? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग आपने कुछ नहीं करना। आपने को क्या करना है? इस m मास के ऊपर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स पूछी गई है, तो आप क्या कर दोगे? जितने भी इंडिविजुअल मासेस हैं उन सबकी वजह से फोर्स लगाओ और सबका उठा के क्या कर दो? वेक्टर सम। सबका उठा के क्या कर दो? वेक्टर सम। तो भाई साहब हमको पता है कि भाई ये जो m मास है ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है ना, ये वाला m मास भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये m मास भी इसको अट्रैक्ट कर। अब सर ये m है और ये कैपिटल M है, ये m है और ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M है, दोनों के बीच की दूरी x। तो जो फोर्स लिख लेते हैं वो लिख लेते हैं g, मतलब वैल्यू लिख रहे हैं फोर्स की, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? g स्मॉल m कैपिटल M बाय x का स्क्वायर। अरे यही तो फोर्स लगेगी। अगर कैपिटल M और स्मॉल m के बीच में फोर्स देखी जाए तो क्या होगी सर? फोर्स g m1 m2 यानी स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। अब सर कैपिटल M और इस m के बीच में सर डिस्टेंस उतना ही है, x है, मास भी क्या है? m और m। तो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही लगेगा। यानी कि यहां पर अगर फोर्स F लग रही है तो यहां पर ही फोर्स F लग रही है। इस कैपिटल M और स्मॉल m के बीच में भी जो फोर्स लगेगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। यानी कि अपने पास हुआ क्या है? अपने पास जो इंडिविजुअल मासिस की वजह से जो फोर्सेस लग रही है उनके मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो अपने पास बन कैसा गया सर? बन कुछ इस टाइप का गया कि अपने पास एक कैपिटल M का मास है, उसके ऊपर तीन फोर्सेस लग रही हैं, एक ऐसे F, ऐसे, मैग्नीट्यूड सबके सेम है, बस इस हिसाब से बन रही है। ठीक है। अब सर हमको पता है कि अगर ये क्या है अपने पास? सेंटर है, ये सेंटर है। अगर आप लोगों को याद हो तो ये यहां पे बना देते हैं हमारे लिए,
चलेगा, यहाँ पे बना देते हैं बढ़िया सा, ये ठीक है, वरना कहोगे सर समझ इस तरीके से। तो एक चीज बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, सर ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, भाई साहब ये टोटल 60 डिग्री है ना, आधा कितना होगा 30 डिग्री, ये मैंने आधा बनाया 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, 30 टोटल कितना होता है अपने पास, अगर इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को, तो टोटल कितना होता है 180, तो 30 60 180 में से 60 गए तो कितना होता है 120 डिग्री। अरे समझ आया। अब बताओ, एक फोर्स एफ ऊपर, एक फोर्स एफ इधर और बीच में उनके एंगल कितना 120 डिग्री। याद करो आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स उनके अगर मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का अगर एंगल 120 डिग्री है तो जो रिजल्टेंट आता है वो भी क्या आता है एफ, और एकदम बीच से जाता है, ये रिजल्टेंट फोर्स है। अगर दो वेक्टर्स हैं एफ एफ, उनके बीच में एंगल है 120 डिग्री, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो भी क्या होता है एफ ही होता है और एकदम बीच से जाता है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या आएगा एफ। भाई साहब इस फोर्स का और इस फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा एफ आएगा। अब ये फोर्स एफ नीचे आई और ऊपर भी एक एफ फोर्स थी, तो कैंसिल आउट हो गई, यानी कि नेट फोर्स क्या हो गई 0 हो गई। जिन बच्चों ने कर लिया था समझ लिया था बहुत अच्छी बात, लेकिन कईयों को समझ नहीं आता तो उनके भाई कायदे से बताना, ठीक है, दिस इज क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या है, 3 पार्टिकल्स ए बी एंड सी ईच ऑफ मास m आर लाइंग एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L, ठीक है। If the particle A is released, keeping the particle B and C fixed, the magnitude of instantaneous acceleration of A is, magnitude of instantaneous acceleration बताना है, ठीक है। देखो अपने पास 1 2 3 पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, सबके मास क्या है m है, सबके मास क्या है m, और सब वैसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस पर रखे हुए हैं, सब साइड क्या है l लेंथ है, इतनी चीज क्लियर है। If the particle A is released, keeping particles B and C fixed, the magnitude of instantaneous acceleration, समझो इसको A माने, मान लेते हैं इसको A मान लेते हैं, ये A हो गया, ये वाला B वाला हो गया, ये वाला C वाला हो गया, ठीक है। कहता है कि भैया B और C को तो फिक्स कर रखा है और A वाले को छोड़ा जाए, तो A वाले को जब आप छोड़ोगे तो उसकी एक्सेलरेशन क्या, सर एक्सेलरेशन के लिए फोर्स तो पता हो फिर तो एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है अपने पास, एक्सेलरेशन होती है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। तो नेट फोर्स निकाल लेते हैं। सर जी ये वाला मास इसको इधर खींचेगा, ये डिस्टेंस क्या है L है, ये डिस्टेंस भी क्या है L है। सर डिस्टेंस सेम है, m है, m है, तो जितनी फोर्स से ये इसको खींचेगा उतनी फोर्स से ये वाला इसको खींचेगा F। दोनों के बीच में एंगल कितना है सर जी, साहब जी 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो याद करो कि अगर दो वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड क्या है सेम है और उनके बीच में अगर एंगल क्या है 60 डिग्री, तो जो रिजल्टेंट होता था वो कितना आता था √3f। बेटा अगर नहीं भी आ रहा ना तो फॉर्मूला लगा लिया करो, √a² + b² + 2ab cos थीटा, तो क्या आएगा √f² + f² + 2f × f cos 60 डिग्री, वहां से करोगे √3f ही आएगा और बीच से ही जाएगा ना रिजल्टेंट। तो क्योंकि इक्वल वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर का मतलब दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में, इक्वल वेक्टर तो नहीं, इक्वल मैग्नीट्यूड में, दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, तो जो रिजल्टेंट है वो एकदम बीच से जाता है। याद रखना कि कोई भी दो वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, समझो एक ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड f है, एक दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड f है, उनके बीच में अगर एंगल थीटा है तो क्योंकि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, तो जो रिजल्टेंट होगा एकदम बीच से जाएगा, ठीक है ना, रिजल्टेंट बीच से। इतनी चीज क्लियर है, ये चीज समझ लग रही है बात। और रिजल्टेंट की जो वैल्यू होती है, रिजल्टेंट की जो वैल्यू होती है वो आप उससे निकाल सकते हो, आप कौन से वाले फॉर्मूले से, कौन से वाले फॉर्मूले से, √a² + b² + 2ab cos थीटा से, ठीक है, उससे निकाल सकते हो ना। तो जो आंसर निकल के आता है अपने पास, वो आंसर कितना निकल के आता है आपको बताऊं, √f² + f² + 2f² ×
कॉस थीटा। यहां से 2f का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा अपने पास, देखो f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर, तो ये जाएगा 2f का स्क्वायर कॉमन और अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, का अंडर रूट। ये याद कर लो, मेरी समझ से ज्यादा बेटर है। तो यहां से √2f बाहर आ जाएगा और 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा को बेटा क्या लिख सकते हो आप, 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला याद हो, एक फॉर्मूला होता था अपने पास cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और दूसरा होता था cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं 1 प्लस कॉस थीटा का, तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला बनता है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकता हूं मैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहां पे अगर मैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख दूं तो फिर से √2 एक बाहर आएगा और cos स्क्वायर का रूट करोगे तो अपने पास √2 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो बेटर है, बेटर है आप क्या लिख दो, इसको ऐसे लिख दो 1 प्लस, क्या हो गया, अटक गया, बेटर है आप इसको ऐसे लिख दो 1 प्लस कॉस थीटा। मैं पूरा नहीं बता रहा हूं कि भाई साहब मुझे पता ही आपने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं याद आ रहा तो एक बार जाके रिवाइज कर लेना। अब 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो आप, तो आप लिख सकते हो 2 एफ स्क्वायर अंदर रहने दो, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इधर से जो आंसर निकल के आता है ना वो आता है 2f cos थीटा बाय 2। ये याद कर लो बेटा, बहुत काम का है, बहुत ज्यादा काम का है, ठीक है ना। बेटर है, इसके लिए मैंने आपको पूरा का पूरा प्रूफ करके दे दिया कि भाई कैसे करते हैं, तो आपको इतना बड़ा ना करना पड़े। तो आप बेटर सिंपल सी चीज एक याद रखो कि जब भी अपने पास दो वेक्टर्स हैं, एक f है और एक f है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। याद रखना दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो। दो वेक्टर से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 2f cos थीटा बाय 2। और जो रिजल्टेंट होता है एकदम 20 से ज्यादा फाड़ते हुए, है ना, यानी कि ये थीटा बाय 2, ये भी थीटा बाय 2, ठीक है। सिमिलरली f है, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ पे 60 डालोगे, 60 बाय 2 30, ठीक है ना, cos 30 √3 बाय 2, 2 से 2 कटेगा तो कितना आएगा √3f आया, एकदम 20 से जाएगा। तो ये फोर्स कितनी आई, √3f की फोर्स आई, नेट फोर्स कितनी है सर, √3f है, डिवाइडेड बाय मास। भाई इसकी एक्सेलरेशन देख रहे हैं तो इसका ही मास लिखेंगे भाई, मास। क्या ये आंसर है, नहीं सर, आंसर जी के टर्म्स में है अपने पास, ठीक है, आंसर किसके टर्म्स में, जी के टर्म्स में है अपने पास। तो देखो भाई क्या करेंगे, एक्सेलरेशन कितनी आई √3, f को लिख लो g m1 m2, यानी कि अब कोई भी f लिख लो ना भाई, f तो क्या है इन दोनों के बीच में, इन्हीं दोनों के बीच का f लिख लो, f की वैल्यू क्या है g m1 m2, ठीक है ना, देखिए m स्क्वायर बाय इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, फोर्स को आप लिख सकते हो जी m स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और तो कुछ है, डिवाइडेड बाय, काम नहीं कर रहा है, ठीक है, जी m स्क्वायर बाय एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास क्या है m हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक m से एक m कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन का √3 gm बाय ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये समझ आया कैसे प्रूफ किया मैंने, कि कैसे आया। डायरेक्ट लिखने को तो मेरे को रटा हुआ था, लेकिन मैं लिखता तो आपके पल्ले नहीं पड़ता, तो मैंने तो बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 point masses m and 4m are separated by a distance d on a line. A third point mass m0 is to be placed at a point on the line such that the net gravitational force on it is 0. पूछा क्या जा रहा है, अपने पास दो पॉइंट मासेस हैं, एक m है और एक 4m है, ठीक है।
उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, d है। पूछ रहा है कि तीसरा मास क्या हो रहा है इसको, क्या हो रहा है, जो तीसरा मास है, अब बेटा बीच में यहां आ गया, क्या हो रहा है इसको, चलो ठीक है रहने दो इसको। जो तीसरा मास है अपने पास, तीसरा मास क्या है, एम नॉट। उस एम नेट को मैं कहां पर प्लेस करूं ताकि नेट ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो सबसे पहले ये एम मास है, ये 4m मास है। तीसरा मास एम नोट को कहां पर प्लेस करूं कि उसके ऊपर जो नेट ग्रेविटेशन फोर्स है वो जीरो हो जाए, यानी कि नेट फोर्स जीरो हो जाए। अगर बेटा खुद सोचो, अगर मैं एम नोट को यहां पे रखूं तो सर एम वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, 4m वाला भी अट्रैक्ट करेगा, तो क्या फोर्स जीरो हो सकती है, नहीं हो सकती। एम नोट को मैं इधर रखूं इस साइड, 4m वाला अट्रैक्ट करेगा, एम वाला भी अट्रैक्ट करेगा, क्या फोर्स जीरो हो सकती है, नहीं हो सकती। तो सर किधर रखा जाए, सर इसको रखा जाए कहीं इधर, इधर रख दिया मैंने एम नोट मास। कितनी दूरी पर, सर इससे समझो x की दूरी पर है और इससे समझो कितनी, dx की दूरी। तो सर इससे काम बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा भाई। कैसे, ये एम नोट को इधर खींच रहा होगा, 4m एम नोट को इधर खींच रहा होगा, और दोनों अगर इक्वल अपोजिट फोर्स से खींचेंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, समझो मैंने एम नोट को x की दूरी पर रख दिया m से, तो 4m भी खींच रहा होगा और m भी खींच रहा है, अगर वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से खींचेंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, इतनी चीज के लिए बस। तो ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल कर दो भाई, इन दोनों के बीच की फोर्स क्या है, ये F है, इन दोनों के बीच की फोर्स क्या है, ये F है, और दोनों को इक्वल कर दो। तो ये F क्या हो जाएगी सर, m और m नोट के बीच की, यानी कि जी एम एम नोट बाई एक्स स्क्वायर बाई जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम नोट और 4m के बीच की भी F फोर्स है, तो इक्वल है दोनों। तो जी एम नोट इंटू 4m डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो g से g कट गया, m नॉट से m नॉट कट गया, m से m कट गया, तो इधर आया 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब कई बच्चे क्या करते हैं सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और पूरा खोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, बहुत लंबा। ट्रिक देखो क्या है, आप इसमें बुद्धि क्या लगा सकते हो। 1 बाय एक्स स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर, इज इक्वल टू 4 अपॉन डी माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत। देखो 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं और स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया एकदम, वैसे यहां पे किया। अब सर इस चीज का स्क्वायर बराबर इस चीज के स्क्वायर के, तो ये तभी होगा जब अंदर वाली चीज भी क्या हो, आपस में इक्वल हो। तो ये चीज तो हो ही सकती है ना। तो 1 बाय एक्स इक्वल टू 2 अपॉन डी माइनस, एक तरीका है करने का, ट्रिक है करने की। अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, d माइनस एक्स बराबर 2x, तो अपने पास यहां से कितना निकल के आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू टी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, d बाय, दिस इज आंसर। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, d बाय 3, x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, d बाय 3। तो चिंता मत करो, इस लाइन का मैं कुछ करवा लूंगा, जब आपके पास आएगा तो ये लाइन हट जाएगी। चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू आइडेंटिकल स्फीयर्स आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर। दो आइडेंटिकल स्फीयर्स को मैंने कांटेक्ट में रखा है एक दूसरे के, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द स्फीयर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू। बेटा 90% लोग ये वाला सवाल क्या करते हैं, गलत करते हैं, और तुमने भी कर लिया होगा अब तक गलत। क्वेश्चन क्या है, टू आइडेंटिकल स्फीयर्स, दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं अपने पास, एक ये है और एक स्फीयर। ठीक है, आइडेंटिकल है यानी कि मास भी सेम है, साइज भी सेम है, सेम मटेरियल के बने होंगे, और कैसे बोल रखे हैं, इन कांटेक्ट विद ईच अदर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द स्फीयर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी, यानी कि जिस फोर्स से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी। अब सर स्फीयर है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं, जी m1 m2 बाय r का स्क्वायर। ठीक है, अब सर इनके बीच में जो r होगा वो तो क्या होगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस,
आर की वैल्यू कितनी होगी 2r। तो सर गलत क्या है, हमने तो सही किया है m1 m2। अब m1 और m2 दोनों सेम ही है, ठीक है, तो m का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, और r को क्या लिख सकता हूं 2r का स्क्वायर। आंसर कितना गया gm स्क्वायर अपॉन 4r का स्क्वायर। क्या गलत सर, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर, ठीक है ना, तो फोर्स इज ये हो जाएगा ना, तो आप तो ये कर दोगे, एक गलत है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तभी मैंने लिखा 90% लोग ये गलत करते हैं, 90% लोग ये गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपसे बेटा सिर्फ रेडियस की प्रोपोर्शनैलिटी पूछी जाए, रेडियस के हिसाब से, रेडियस या बोलो डिस्टेंस के हिसाब से जब प्रोपोर्शनैलिटी पूछी जाए, ठीक है, डिस्टेंस के हिसाब से प्रोपोर्शनैलिटी पूछी जाए, तो आपने ये जो मास है, ये जो मास है, ठीक है, इसका भी कुछ करना है। सर क्या करना है? देखो भाई साहब, मास क्या होता है? मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब क्या चीज कांस्टेंट होगी? क्या चीज कांस्टेंट होगी? सर जो चीज कांस्टेंट होगी वो होगी इनकी डेंसिटी, ठीक है। तो मास को क्या लिख सकते हो? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम सकते हो, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब, ठीक है। तो मास को क्या लिख सकते हो? डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है ना। आर कितना है? कैपिटल आर कौन 4r का स्क्वायर। तो देखो कितना आएगा भाई, जी रो इसका करोगे 16 थीटा 9 रो का स्क्वायर पाई का स्क्वायर आर की पावर 6 डिवाइडेड बाय 4r का स्क्वायर। बाकी भाई साहब सारी चीजें कांस्टेंट हैं, जी रो ये सब कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये वैल्यू तो फिक्स है, नंबर है सारे। आर की पावर 6 और नीचे आर का स्क्वायर, ये 4 भी कांस्टेंट में चला गया। आर की पावर 6 और आर का स्क्वायर, आर की पावर 6 और आर का स्क्वायर क्या बना देगा अपने पास एक तरह से? क्या बना देगा अपने पास एक तरह से? अगर मैं बोलूं आर की पावर 4 बना देगा। बाकी ये सारी चीजें ऐसे ही लगा देना नीचे यहां पर, ये सब ऐसे लिख देना यहां पर, ये और ये एज इट इज लिख देना यहां पर। आर की पावर 6 और नीचे आर का स्क्वायर, तो क्या बनेगा आर की पावर 4। तो यहां से आप देख के बताओ जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? 1/r² के कि आर की पावर 4 के? आर की पावर, समझ लग रही है बात? तो इसीलिए 90% लोग यानी क्वेश्चन को क्या करते हैं, गलत करते हैं। जब भी अपने पास इस टाइप का सवाल आए, आपने ध्यान देना है कि आपने मास को भी क्या करना है, लिखना है डेंसिटी के टर्म्स। किसके टर्म्स में? डेंसिटी के, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Three masses each equal to m are placed at the three corners of a square of side A. Calculate the force of attraction on unit mass at the fourth corner. अपने पास क्या है? अपने पास एक स्क्वायर के 4 वर्टिसेस होते हैं, उनमें से 3 वर्टिसेस के ऊपर सेम मास रखा हुआ है कैपिटल एम, ठीक है। और जो चौथी वर्टिसेस है उसके ऊपर जो मास रखा हुआ है वो यूनिट मास है, ठीक है ना, मास की वैल्यू 1 है। चीज क्लियर है? यूनिट मास है, मास की वैल्यू 1 है। चीज क्लियर है? कोई दिक्कत? साइड क्या है? ए है। आपसे पूछा गया है कि इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लग रही होगी। सर इसको ये वाला मास भी अट्रैक्ट कर रहा हो, समझो किसी एफ फोर्स से, तो भाई मास इसका यूनिट मास का मास कैपिटल है, डिस्टेंस ए है, तो एफ फोर्स लगाई। तो सर ये वाला मास भी तो उसको इसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा। हाँ सर, क्योंकि मास 1 है, यहाँ पे मास कैपिटल एम है, डिस्टेंस ए है, तो इसके बीच में और इसके बीच में फोर्स की जो वैल्यू होगी, यानी कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम ही होगा, ठीक है। क्या इसके बीच में भी फोर्स एफ होगी? नहीं, क्योंकि सर मास तो 1 है और ये कैपिटल एम है, लेकिन डिस्टेंस इनके बीच में अलग है। डिस्टेंस क्या है? √2 है। ए तो ये डिस्टेंस कितना होगा? √2 होगा।
तो इसलिए सर इसको मैं नहीं लिख सकता, इसको नहीं लिख सकता मैं सर एफ, इसको मैं लिख लूंगा कुछ फोर्स एफ डैश। इतनी चीज क्लियर है? तो भाई सर अगर ये फोर्स एफ है, ये फोर्स एफ है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, अगर दो फोर्सेस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? रूट टू एफ। तो सर इसका रिजल्टेंट तो रूट टू एफ आ जाएगा इसी डायरेक्शन में, रूट टू एफ। और ये एफ डैश ऑलरेडी था, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी यूनिट मास के ऊपर? सर एफ डैश प्लस रूट टू एफ, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए सिंपली ऐड कर दो। अब बस एफ डैश और एफ की वैल्यू लिखनी है। एफ डैश की वैल्यू कितनी होगी सर? एफ डैश की जो वैल्यू होगी, एफ डैश की जो वैल्यू होगी, एफ डैश क्या है? इसके और इसके बीच में, इसके बीच में। सर मास क्या है? 1 और एक मास है कैपिटल एम, तो जी एम इंटू 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है सर? यहां से लेकर यहां तक रूट टू ए का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई एफ डैश प्लस रूट टू एफ। एफ तो किन्हीं भी इसके बीच में देख लो, चाहे इसके बीच में देख लो, इसके बीच में देख लेते हैं। तो 1 मास है, मास कैपिटल एम है, जी इंटू एम इंटू 1, और डिस्टेंस कितना है? ए का स्क्वायर। ठीक है, हो गया सॉल्व। अरे ऐसे ही क्वेश्चन आते लल्लू पंजू से, क्वेश्चन आया। नेट फोर्स कितना हो गया? देखो जी एम यहां पे आ गया, जी एम कॉमन निकाल लो, नीचे भी ए स्क्वायर, यहां पे भी ए स्क्वायर कॉमन आ गया। ठीक है, अब क्या बचा अंदर? 1 प्लस यहां पर रूट टू का स्क्वायर, तो 2 बचा, प्लस ऊपर क्या बचा? रूट टू। क्या आंसर आ गया देख लो, जी एम बाई ए स्क्वायर इंटू रूट टू प्लस 1/2, ए ऑप्शन। कुछ है क्या इसके अंदर? कुछ है क्या करने लायक? कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन जल्दी से देखेंगे। 3 particles each of mass m are kept at the corners of an equilateral triangle of side L। 3 मासेस हैं, ठीक है ना, तीनों का मास क्या है? सेम है, और उनको इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड पे रखा गया है, मतलब वर्टिसेस पे रखा गया, कॉर्नर्स पे। बोला क्या जा रहा है? फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस सिस्टम ऑन द पार्टिकल मास m प्लेस एट द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड। देखो अपने पास क्या है? 3 पार्टिकल हैं, 3 पार्टिकल, तीनों का मास क्या है? एम 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 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड क्या है? एल है, उसके कॉर्नर्स पे रखे। एक तीसरा मास मैं लेके आता हूं, एम मास का ही, और उसको अगर मैं किसी भी साइड के मिड पॉइंट पे रख दूं, समझो यहां पर रख दिया, ये यहां पर रख दिया, तो बताओ इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगी, ठीक है ना, वो कितनी लगेगी? ये जो सिस्टम लगा रहा है इस एम मास के ऊपर, ये जो मैंने तीसरा मास रखा है इस साइड के मिड पॉइंट के ऊपर, यहां पर रख दिया मिड पॉइंट, ठीक है ना, ये L/2 हो गया, ये भी L/2 डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? टोटल लेंथ कितनी थी? L थी, मिड पॉइंट पे रखूंगा तो L/2 में बांट दिया। आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ नेट फोर्स कितनी लगेगी। सर बहुत आसान है, इसमें क्या है, एम इस एम को इधर खींच रहा होगा, जितनी फोर्स से खींच रहा होगा उतना ही ये एम इसको खींच रहा होगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? L/2 है, मास भी सेम है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। तो कौन खींच रहा होगा? बस नेट फोर्स से यही बचा होगा, ये खींच रहा होगा किसी फोर्स एफ डैश से। अब सर वो एफ डैश लिख दो, वही तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, अगल बगल वाली तो कैंसिल आउट, यही बचेगी। सर ये कितनी है? सर ये होता है 60 डिग्री, ये L है तो ये हो जाएगा L cos 60, और ये हो जाएगा डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा अपने पास, ये वाला, ये डिस्टेंस। सर ये L है, ये L है अपने पास, तो ये हो जाएगा L cos 60 यानी L/2, और ये हो जाएगा L sin 60। तो L sin 60 कितना होता है? sin 60 जल्दी से बताएंगे, sin 60 होता है √3/2, तो √3/2 L। तो इस मास और इस मास के बीच की दूरी कितनी है? √3/2 L। तो फोर्स कितनी हो जाएगी सर? जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाय √3/2 L का स्क्वायर। तो जी एम स्क्वायर करेंगे तो 3L स्क्वायर बाय 4 ऊपर जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4GM स्क्वायर बाय 3L स्क्वायर। ठीक, इतनी चीज क्लियर है? अरे भाई साहब क्लियर। चलो नेक्स्ट सवाल, लास्ट सवाल, अच्छा सवाल।
यहां से मेरे को आपको कुछ सिखाना है, सिखा के जाऊंगा। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम वन एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड विद लेंथ l एंड मास m एज शोन इन द फिगर। फिगर मैं बना देता हूं आपके लिए, ठीक है ना। एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है, लेंथ क्या है, l है। मास m है, लेंथ l है, ठीक है ना। इससे d डिस्टेंस की दूरी पर, d डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट मास रखा है m। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यू टू रॉड। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो रॉड है, इस पार्टिकल को, ये जो पार्टिकल है सामने आपके, कितनी दूरी पर, d डिस्टेंस की दूरी पर, इसको पार्टिकल को कर लेते हैं पिंकी पिंकी, इस पार्टिकल को कितनी फोर्स से खींच रही होगी। तो बता दो तुम लोग क्या क्या आंसर सोचोगे। चलो, कई बच्चे तो जो गधेड़े बच्चे होंगे वो क्या लिख देंगे, सर डिस्टेंस d है यहां से लेकर यहां तक, तो f g इसका मास कैपिटल M रॉड का, पॉइंट का मास स्मॉल m, दोनों के बीच का डिस्टेंस d का स्क्वायर। पहला बच्चा ये करेगा, जो गधेड़ा बच्चा होगा कतई, ये गलत है। क्यों गलत है? अरे गधेड़ों, मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये वाला जो फॉर्मूला है Gm1m2/r², ये आप पॉइंट मासेस में लगा सकते हो या स्फेरिकल बॉडीज में। ये आपको पॉइंट मास दिख रही है क्या, या स्फेरिकल? नहीं लगा सकते, ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा, एक बच्चा और दिमाग लेके आता है, सर सेंटर ऑफ मास। ऐसा करो, इसके पूरे मास को कहां पे कंसंट्रेट मान लो, सर सेंटर ऑफ मास पे, यहां पर। तो सर ये डिस्टेंस l/2, ये डिस्टेंस d, तो आंसर हो जाएगा f बराबर g कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय l/2 प्लस d का होल स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा l/2 प्लस d का होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। बेटा ये भी गलत है, ये भी उतना ही गलत है। समझ लग रही है बात? ये भी उतना ही गलत है जितना पहले था। बेटा आप ये नहीं कर सकते कि अपने पास पूरी की पूरी एक अच्छी खासी रखी रॉड है और आपने क्या किया, उस पूरी रॉड को कहां पे कंसंट्रेटेड मान लिया, उसके सेंटर ऑफ मास पे। पागल हो क्या, पागल हो क्या? गलत है सर। क्या गलत है? हमने तो यही सीखा था कि सारी की सारी रॉड का मास कंसंट्रेटेड होता है। अरे मास हम लोग मानते हैं कंसंट्रेटेड, मास हम लोग मानते हैं कंसंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ मास, लेकिन बेटा इस मास से हर छोटे छोटे मास की दूरी देखो, इस मास की दूरी अलग है, इस मास की दूरी अलग है। वे हर छोटे छोटे मास की दूरी अलग है ना। आप सबको उठा के यहीं पे कहां से डाल सकते हो यार? समझ लग रही बात? तो ये भी गलत है, जो आपने पहले आंसर निकाला था वो भी गलत है। तो सर सही तरीका क्या है? सही तरीका क्या है? सही तरीका क्या है? देखो, सही तरीका है कि आप क्या करोगे, ये m मास है, हमें तो फोर्स निकालनी है। फोर्स निकालने की भैया ये रॉड इस m मास के ऊपर कितनी फोर्स लगा रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, जितनी रॉड m मास के ऊपर लगाएगी उतने m मास भी रॉड के ऊपर लगाए, न्यूटन। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। अब फोर्स निकालेंगे कैसे? सर क्या करें? अब देखो ये रॉड है, आप इसको बहुत छोटे छोटे मासेस में मान सकते हो, सर मान सकते, और हर मास की दूरी इस m मास से अलग अलग होगी, सर ये भी होगी। तो मान लेते हैं एक x की दूरी पर एक dx की थिकनेस का एक बहुत छोटा मास है रॉड का, तो हम लोग बोलते हैं dm। तो सर इस dm और इस m के बीच में भी फोर्स लग रही होगी। हाँ सर, ऐसे ऐसे सबके बीच में ऐसे ऐसे ही, तो इस रॉड को मैं छोटे छोटे dm मासेस में मान सकता हूं ना। तो जैसे इस dm और इस m के बीच में लग रही होगी, वैसे यहां से लेकर यहां तक इन सब के बीच में फोर्सेस लग रही होगी, इसके और m के बीच में। समझ लग रही बात? मैंने क्या किया, ये रॉड थी, रॉड की वजह से इस m मास के ऊपर बताना कि फोर्स कितनी लग रही होगी। तो मैंने क्या किया, इस रॉड पर एक छोटा सा मास ले लिया dm, कितनी दूरी पर, x की दूरी पर, ठीक है ना, m मास से x की दूरी पर, थिकनेस क्या है इसकी, dx है। तो इस dm और इस m के बीच में जो फोर्स आएगी वो भी छोटी सी आएगी। अगर मास छोटा सा तो फोर्स भी छोटी सी, फोर्स को लिख लिया df, वो क्या होगी, g, ठीक है ना। अब क्योंकि इसको तो मैं पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकता हूं ना, तो अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं Gm1m2/r²। तो g इंटू dm इंटू
एम जी डी एम इंटू एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है इनके बीच का, एक्स है तो एक्स का स्क्वायर। समझ आया? तो डीएफ फोर्स आई, ये किसके किसके बीच में आई, इस एम और डीएम में। अब ऐसे ही एक मास यहां पर होगा, डीएम छोटा सा, एक यहां पर होगा, उन सबके बीच की फोर्सेस मेरे को देखनी पड़ेंगी और सबको उठा के क्या करना पड़ेगा, ऐड। सबको उठा के क्या करना पड़ेगा, ऐड। तभी तो क्या आएगी अपने पास, नेट फोर्स आएगी। तो ऐड करने का मतलब क्या है, मैं एक तरह से क्या करूंगा, इंटीग्रेट। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगी अपने पास, इंटीग्रेशन जी एम डी एम अपॉन एक्स का स्क्वायर। कहां से कहां तक सर इंटीग्रेट करेंगे भाई, ये जो डीएम मास है ये कहां पर है, डीएम मास है ये कहां पर है भाई, डीएम मास कहां पर है, रॉड के ऊपर है ना। तो जहां से रॉड स्टार्ट हो रही है और जहां पर रॉड खत्म हो रही है वहीं से वहीं तक करोगे। रॉड कहां से स्टार्ट हो रही है सर, ये जो रॉड है वो यहां से स्टार्ट हो रही है, कितनी दूरी से सर, डी की दूरी से स्टार्ट हो रही है, एम मास से डी की दूरी से स्टार्ट हो रही है, और खत्म कहां पे हो रही है सर, खत्म हो रही है ए यहां पर, कितना है ये, डी प्लस एल है। अरे समझ आया क्या बोला मैं, खत्म कहां पर हो रहा है, डी प्लस एल की दूरी पर। भाई साहब रॉड यहां से लेकर यहां तक तो है, तो इंटीग्रेट भी कहां से कहां तक करोगे, यहां से मास लेना शुरू करोगे यहां तक जाओगे, यानी कहां से, डी से लेकर डी प्लस एल तक, ठीक है ना, डी से लेकर डी प्लस, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। कोई 0 टू एल मत ले देना भाई, 0 टू एल मत ले देना, ठीक है ना। जीरो का मतलब ये, क्योंकि ये जो आप पुट कर रहे हो, जो आप लिमिट्स पुट करते हो ना, ये लिमिट्स, ये किसकी लिमिट्स पुट करते हो, एक्स की वैल्यू पुट करते हो आप बेसिकली। जो आप लिमिट्स पुट करते हो ना यहाँ पे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये किसकी वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू। और यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू से बता रहे हो कि रॉड कहां से कहां तक। तो अगर आप एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो, यानी कि एक्स तो यहीं पर आ गया, क्योंकि एक्स तो आप यहां से ले रहे हो ना ऐसे करके, तो एक्स की वैल्यू 0 लेते हो यानी कि रॉड तो यहीं पर है। अबे रॉड यहां पर थोड़ी ना, रॉड कहां से स्टार्ट है, डी से, और कहां तक है, डी प्लस एल तक, ठीक है ना। यहां से लेकर यहां तक रॉड है, एक्स की वैल्यू एक बार डी आएगी और एक बार एक्स की वैल्यू डी प्लस एल आएगी। एक्स की लोअर लिमिट आएगी डी और अपर लिमिट आएगी डी प्लस एल, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, डीएम की वैल्यू पुट करनी है सर, वही यूनिटरी मेथड। अगर एल लेंथ का मास एम है रॉड का, तो यूनिट लेंथ का मास क्या होगा, एम बाई एल। तो डीएक्स लेंथ का मास कितना होगा, एम बाई एल इंटू डीएक्स, सिंपल, ठीक है। तो यही तो क्या है अपने पास, यही तो क्या है अपने पास, डीएम है, यही तो डीएम है भाई। डीएक्स लेंथ का जो मास है वही तो डीएम है। तो एल लेंथ का मास एम, यूनिट लेंथ का मास एम बाई एल, तो डीएक्स लेंथ का मास एम बाई एल इंटू डीएक्स। तो बस हो गया। तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन डी से लेकर डी प्लस एल जी, डीएम की वैल्यू एम बाई एल इंटू डीएक्स इंटू एम डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, ठीक है। जो जो कांस्टेंट बाहर निकालो, जी कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, तो जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाय एल बाहर आ गया। इंटीग्रेशन डीएक्स बाय एक्स का स्क्वायर, कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं सर, डी से लेकर डी प्लस एल तक। इंटीग्रेट कर दोगे इसको, अरे कर लोगे ना इसको इंटीग्रेट, ठीक है। क्या आएगा इसकी इंटीग्रेशन, नेट फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय एल, तो बाहर है, इंटीग्रेशन डी से लेकर डी प्लस एल तक डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। सर 1 बाय एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है ना, क्या होती है, माइनस 1 बाय एक्स। तो जी एम एम बाय एल माइनस 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय एक्स, यहां पे डी पुट करोगे डी प्लस एल, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे, एक बार डी प्लस एल डालोगे, एक बार डी डालोगे, तो ये ऐसे आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो अपने पास क्या निकल के आएगा, जी एम एम ऊपर डी प्लस एल डी, तो डी डी कट जाएंगे तो ऊपर एल बच जाएगा, नीचे डी डी प्लस एल। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। तो मैंने आपसे बोला था कोई भी दो मासेस जैसे मर्जी देखने में मासेस हो, उनके बीच में जी का फैक्टर तो आएगा, ये देखो जी आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन हर बार फोर्स जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर लगा नहीं सकते, कि वो पॉइंट मासेस या स्फेरिकल में लगेगी। जब भी अपने पास ऐसी बॉडीज आए
जो पॉइंट मासेस ना हो, ना स्फेरिकल ना हो, तो उसमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है अपन को। ठीक है, तो ये जैसे हम लोगों ने यहां पे इंटीग्रेट करके निकाला, क्या आंसर है, जी एम स्मॉल एम एल डिवाइडेड बाय डी इंटू डी प्लस एल, दिस इज द आंसर। तो बेटा ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। ठीक है, अपनी आ गई थैंक यू वाली स्लाइड। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा जो भी मैंने समझाने की कोशिश करी है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, आज हम लोगों ने देखा न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, Gm1m2/r², पॉइंट मासेस में लगाते हैं स्फेरिकल बॉडीज में। ठीक है, फिर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा, यही कि अगर दो मासेस के बीच में कुछ फोर्स है F, वो तीसरे मास के आने की वजह से कभी चेंज नहीं होती। और अगर अपने को नेट फोर्स देखना है तो आप इंडिविजुअल मासेस की वजह से फोर्स देख लो और सबको उठा के क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। ठीक है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन देख। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना।